Yes, sir. Good morning, sir. Yes, sir. So very good morning, and let's start our lecture. So before that, any doubts you can ask me. And today lecture is very important, by the way, right? It will create the basis of your Indian freedom struggle, right? So take this very seriously, right? And this is lecture number 16 और अभी तक अपन काफी कुछ पढ़ चुके हैं जो कि जिसको अपन एक फेज बोल सकते हैं हिस्ट्री का, राइट? नाउ वी आर स्टार्टिंग सेकंड फेज, और सेकंड फेज का जो पहला क्लास होता है वो हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? सो दिस क्लास इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, लेक्चर नंबर 16, राइट? इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, राइट? तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो था वो कैसे बिगिन हुआ ये हम समझेंगे, राइट? किस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म, क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिमांड्स थी, कितने वो सक्सेसफुल हुए अपनी डिमांड्स के अंदर, क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस का मॉडरेट फेज था, दैट वी विल अंडरस्टैंड, राइट? और फिर हम पढ़ेंगे नए नए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आएंगे, वो मूवमेंट्स, जैसे स्वदेशी मूवमेंट हो गया, ठीक है? स्वदेशी मूवमेंट के क्या कॉज थे, क्या इसका सिग्निफिकेंस था, क्या इसका रिजल्ट रहा, ठीक है? ये सब चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। अब जो होगा ना, तुम्हारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है फिलोसफी, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री का, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? इसमें से तो क्वेश्चन आना ही आना है, 1885 से लेके जो आपका आएगा आगे तक, राइट? 1947 अगर हम बोले, वैसे तो 1950 तक हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये जो फेस होगा, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। इसके अंदर अब हम एक तो कर सकते हैं कि भाई सर डायरेक्ट पढ़ते जाए, एक कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करके करें, ठीक है? बिकॉज पेपर अब कंसेप्चुअली बन रहा है, तो अपन कोर्स कंप्लीट करने से ज्यादा, मतलब जल्दी कोर्स कंप्लीट करने से ज्यादा ये है कि कंसेप्ट के ऊपर अंडरस्टैंडिंग करेंगे, राइट? और ये कॉन्सेप्ट के ऊपर अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो एवरीथिंग विल बी वेरी ओके, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, चलिए, तो लेट्स स्टार्ट दिस वन। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट होने से पहले एक फीलिंग जनरेट हुई जिसको अपन बोलते हैं इंडियन नेशनलिज्म। इसकी ये जो फीलिंग है दैट विल रिजल्टेड इनटू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है? व्हाट इज नेशनलिज्म फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन व्हाट इज इंडियन नेशनलिज्म, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो देखो, नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, ये समझो कि नेशनलिज्म का मतलब होता है कि जब आपके अंदर एक नेशन की भावना है, ठीक है? कि भाई देखो, जैसे ये मान लो कंट्री है, ठीक है? और इसके अंदर डिफरेंट तरह के लोग रह रहे हैं, कुछ गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, कोई क्या है, अमीर है, कोई गरीब है, राइट? कोई वन कास्ट का है, कोई अनदर कास्ट का है, राइट? इस तरह से यहाँ पर देखेंगे अगर अपन, डिफरेंट तरह के लोग रह रहे हैं, कोई अपर कास्ट का, कोई लोअर कास्ट का, कोई बनर्जी है, कोई चटर्जी हैं, कोई तैयब जी हैं, कोई शेड्यूल कास्ट के हैं, कोई शेड्यूल ट्राइब के हैं, इस तरह के लोग रह रहे हैं। तो अलग अलग रीजन में रह रहे हैं, डिफरेंट रीजन के अंदर दे आर लिविंग, राइट? तो इन लोगों को के अंदर अगर इंडियननेस की फीलिंग है, एक कंट्री की फीलिंग है, एक नेशन की फीलिंग है, इन सब लोगों के अंदर, इन स्पाइट ऑफ हैविंग दिस काइंड ऑफ डाइवर्सिटी, दैट इट इज नोन एज नेशनलिज्म। तब हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे नेशनलिज्म, ठीक है? दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज नेशनलिज्म। इन स्पाइट ऑफ हैविंग द डाइवर्सिटीज, ठीक है, यू हैव द यूनिटी इन द सेंस दैट यू बिलोंग्स टू द सेम नेशन, देन इट इज नोन एज नेशनलिज्म, राइट? आर यू गेटिंग दिस वन एवरीवन? ठीक है? तो नेशनलिज्म का मतलब क्या है? नेशनलिज्म का मतलब यह है कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग डिफरेंट रीजन, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट क्लास, डिफरेंट क्रीड, you are having a certain thing in you that is common, that is what, that is your nation, right? जैसे कि हम ऐसे बोलते हैं कि इसको इस तरह से अगर अपन फिलोसफिकली देखें थोड़ा सा, इसका हम देख सकते हैं कि हर इंसान जो है ना अलग अलग है, और हर इंसान के अंदर आत्मा सेम है, ठीक है? आत्मा इज सेम, ठीक है? कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई गोरा काला अमीर गरीब, ठीक है? सबके अंदर सोल जो है ना, दैट इज वन, जो कि परमानेंट होती है, इटर्नल होती है, ठीक है? जो कि इंडिपेंडेंट होती है, जो कि फ्री होती है, जो कि एब्सोल्यूट होती है। ऐसी जो चीज है ना, वो सबके अंदर एक ही है जिसको कृष्ण ने डिफाइन करा है कि आत्मा ना मरती है, ना अमर है और है नॉन, राइट? तो ये सबके अंदर एक ही चीज है, राइट? इसी तरह से
डिफरेंट डिफरेंट लोगों के अंदर एक चीज कॉमन है, दैट इज नोन एज दे बिलोंग्स टू ए सेम नेशन, एंड दैट फीलिंग इज नोन एज व्हाट, नेशनलिज्म। अपनी आइडेंटिटीज को बुलाकर एक नई तरह की आइडेंटिटी बनाना कि वी आर इंडियन, दैट इज नोन एज व्हाट, इंडियन नेशनलिज्म। ठीक है, पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द इंडियन नेशनलिज्म, जब हम पर्टिकुलरली इंडियन नेशनलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उस वक्त का इंडिया कैसा है, राइट। तो अगर हम देखिए इंडिया इस 18th सेंचुरी के अंदर जो इंडिया था, अगर हम उसको एक वर्ड के अंदर डिफाइन करें, दैट इज कंप्लीट केओस। कंप्लीट केओस वाज देयर, राइट। हम देख रहे हैं कि राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कैसे हुआ, धीरे धीरे कैसे इंडियन नेशनलिज्म हुआ, कहां पर हुआ, किन लोगों में हुआ, ये सब चीजें हम इसके अंदर समझ रहे हैं। तो 18th सेंचुरी के अंदर अगर, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव आल्सो एज वेल एज योर ऐसे पर्सपेक्टिव, है ना, ये आप लिख सकते हैं मेंस और ऐसे के अंदर। तो देखो कंप्लीट केओस की स्टेज में 18th सेंचुरी के अंदर, अभी हम यूरोप की बात नहीं कर रहे, यूरोप का नेशनलिज्म इज डिफरेंट, समझ में आ रहा है। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं। जब यूरोप का नेशनलिज्म पढ़ाते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर पढ़ाता है, राइट। तो 18th सेंचुरी के अंदर इंडिया वाज इन ए कंप्लीट केओस, दे आर डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज टू व्हिच पीपल्स आर अटैच्ड विद, ठीक है। और अगर हम बात करें 18th सेंचुरी के इंडियन की, इंडिया की 18th सेंचुरी के इंडिया की, तो सबसे बड़ी आइडेंटिटी जो थी, दैट वाज नंबर 1 वाज कास्ट, ठीक है। नंबर 1 वाज कास्ट, नंबर 2 वाज रिलीजन, ठीक है। एंड नंबर 3 वाज, अब यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हो हम, जैसे लैंग्वेज हो गया, रीजन हो गया, रेस हो गया, ठीक है। ये सब चीजें आप इसके अंदर डाल सकते हैं, कलर, ये सब चीजें इसके अंदर डाल सकते हैं, राइट। तो हम देख रहे हैं कि इंडियन नेशनलिज्म के, इंडिया जो 18th सेंचुरी के अंदर था, दैट इज व्हाट, दैट वाज ए कंप्लीट क्यूस। इंडिया वाज इन द स्टेज ऑफ कंप्लीट क्यूस, कंप्लीट क्यूस की स्टेज में था, जिसके अंदर लोग कास्ट के बीच, रिलीजन के पीछे, रीजन, रेस, लैंग्वेज, इनके पीछे बटे हुए थे। अब देखिए जो सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट चीज थी वो थी कास्ट एट दैट टाइम, ठीक है। रिलीजन लोग फिर भी भूल सकते थे, पर कास्ट हायरार्की वाज देयर, ठीक है। कास्ट भूलना बहुत मुश्किल था, है ना। ऐसा बोला जाता है कि भाई कास्ट जो ना, जाति कभी जाति नहीं है, ठीक है, ऐसे बोला जाता है, राइट। कास्ट विल नेवर गो, ठीक है। आपका रिलीजन चला जाएगा, आपका रीजन चला जाएगा, आप रेस को भूल जाएंगे, पर कास्ट ऐसी आइडेंटिटी है इंडिया के अंदर, सबसे डोमिनेटिंग आइडेंटिटी है जो कि कभी जाती नहीं है, राइट। तो अब इस वक्त अगर तुम इंडियन की बात करो तो वो दूर दूर तक नहीं थी, ठीक है। कि आई एम एन इंडियन बोलने से पहले लोगों को कास्ट याद आ जाती थी, रीजन याद आ जाता था, रिलीजन याद आ जाता था, राइट। तो अब इसको हटाकर, इन आइडेंटिटीज को डिसॉल्व करके एक नई फैंसी आइडेंटिटी आपको बनानी है, दैट इज नोन एज इंडिया, ठीक है। दैट इज द इंडियन नेशनलिज्म। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, डेफिनेशन इज क्लियर, राइट। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर कास्ट जो होगा, कास्ट, रिलीजन, रीजन, ये जो चीजें, इनको हटाकर अपन को क्या बनाना है, अपन को एक इंडियन बनाना है, एक ये कॉन्शियसनेस जनरेट करनी है कि यू आर इंडियन फर्स्ट, राइट, ठीक है। अब देखो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। नेशनलिज्म का मतलब क्या है, इट इज डिफाइंड एज यूनिटी इन द डाइवर्सिटी, यूनिटी इन द डाइवर्सिटी under which people with a different language, caste, creed, etc. believe that they have common and shared history, common feeling and common aspiration, and they belongs to a common nation. This is known as what? This is known as nationalism. कि तुम्हारी कास्ट अलग होगी, क्लास अलग होगी, ये सब चीजें होंगी, तो बट यू बिलोंग्स टू व्हाट, यू बिलोंग्स टू ए सेम नेशन, दैट इज राइट। तो देखो हर एक वक्त मतलब जो, अगर अपन देखेंगे इसके अंदर, तो हर डायमेंशन में इंडिया बटा हुआ था। जैसे मान लीजिए ऐसा ऐसा नहीं कि ये चीजें, मतलब अगर आपके घर में कोई ओल्ड पेरेंट्स हो ना, तो यू कैन आस्क देम, ठीक है, ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स, कई घरों में होता है अभी 100 साल पहले के पेरेंट्स भी रह जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा भी होता है कि कईयों की एज जो होती है, कोई पुराने लोग बड़े बहुत ज्यादा टाइम तक जिंदा रहते थे, ठीक है। उनसे पूछना एक बार, आप अगर आप, इफ यू बिलोंग्स टू अपर कास्ट, यू कैन आस्क मी, आस्क देम कि भाई हम लोग कैसे थे, अगर तुम लोअर कास्ट के हैं तो हम लोग कैसे थे, इस तरह से पूछ कर देखना, तो आपको उस इंडिया का रियल डायमेंशन पता चलेगा एट दैट टाइम, ठीक है। और वहां तक क्यों जाना है अपन को, आज की डेट में आप देख लीजिए, अगर मान लीजिए कोई पर्सन, ए पर्सन, है ना, ए पर्सन इज सेइंग कि मम्मा मेरे को है ना, एक ही बिलोंग्स टू अपर कास्ट,
मम्मा एक लड़की पसंद आई है और ऐसी 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 ये है, यहाँ पर जॉब करती है, सब चीजें, पर लड़की दलित है। और द वर्ड दिस वर्ड कम ना, द मोमेंट दिस वर्ड कम, यहाँ पर क्या होगा, बवाल मच जाएगा घर के अंदर, ठीक है। या फिर कोई लेडी बोले, ठीक है, मेरे को एक लड़का पसंद है, ये सब चीजें, बट ही इज दलित, ठीक है। या फिर दलित को बोले, दलित के अंदर भी देयर आर मेनी कास्ट, ठीक है। सिमिलरली अगर मुस्लिम्स के अंदर देखा जाए तो मुस्लिम के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन वाज दिस वन, हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कास्ट होता है, मुस्लिम के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट इज द रिलीजन, मुस्लिम ही है ना, ठीक है, तब तो चल जाएगा। तो मुस्लिम्स के अंदर ये होता है। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो सोसाइटी है वो क्या था उस टाइम, बहुत ज्यादा डिवाइडेड थी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, एनी डाउट यू कैन आस्क मी। तो अभी हमने ये समझा कि व्हाट इज नेशनलिज्म, है ना, उसका राइज कैसे हुआ ये अभी हमने नहीं समझा। तो व्हाट इज नेशनलिज्म दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो ऐसे लोगों को आपको ये बताना था, एक फैंसी टर्म लेकर आना था कि यू आर द इंडियन फर्स्ट, ठीक है। तो ये बहुत मुश्किल काम था, ठीक है, और इसमें ब्रिटिशर्स ने हमारी बहुत हेल्प करी, राइट। तो अगर हम ये बात करें कि जैसे, चलो इस डिस्कशन पे तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इफ यू आर गेटिंग दिस डिस्कशन, आई विल गेट द आंसर, राइट। मैं अगर ऐसे बोलूं कि व्हेन इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है, डेवलप्ड कंप्लीटली, राइट, 1857 और 1885, यस, प्लीज आंसर। हिमांशु, विजय, सर इसमें 1857 हुआ बिकॉज हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज सीन दैट टाइम। 1857, राइट, ओके। विजय, सर 1857 ही। सुषमा, 1857. विनाश, कालिंद, प्रियंका, जल्दी बताएं, फास्ट। लक्ष्य, 1857. 18, लक्ष्य जल्दी बताएं। सर 1885. 1885। सारा डिस्कशन जो है ना तुमने बर्बाद कर दिया मेरा। नोबडी कैन डिफाइन दिस वन कि 1857 1885 क्या किसी फीलिंग को आप डिफाइन कर सकते हैं? इंडियन नेशनलिज्म इज ए फीलिंग। क्या हम अभी कंप्लीट इंडियन नेशनलिज्म की तरफ चले गए? क्या हमारे कंप्लीट लोग जो है वो नेशनलिस्ट है, या फिर नेशनलिज्म आ गया है उनके अंदर? फीलिंग रहते रहते आती है, होते होते आती है फीलिंग्स, राइट। फीलिंग्स ऐसे नहीं कि एक दिन आ जाएगी। 1857 को हमको क्या होगा, फीलिंग आ गई। 7 मई 1857 को हमको क्या हो गया, फीलिंग आ गई कि हम नेशनलिज्म, पूरे नेशनलिज्म में। ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी भी वी आर नॉट कंप्लीटली नेशनलिस्ट, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि 2/3 इंडियंस आर नेशनलिस्ट, मतलब हैविंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म बाय देयर हार्ट, 1/3 स्टिल डू नॉट हैव। आज भी आप देख रहे हो लोग रीजन से, आज के टाइम पे नहीं होता है कि ये जो मैंने आज का एग्जांपल दिया है दैट इज वेरी प्रोमिनेंट एग्जांपल, ठीक है, हर घर के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कास्ट का एग्जांपल, अभी भी कास्ट में मैरिज होती है क्या? अभी क्या हम कास्ट के ऊपर उठ चुके हैं क्या पूरी तरह? ठीक है, इंटरकास्ट मैरिजेस बहुत फ्रीक्वेंट होती हैं क्या? नहीं होती है, बहुत स्ट्रगल करना होता है। इंटर रिलीजन मैरिज कहाँ होती है, और होती है तो वो एग्जाम्पल बन जाता है सोसाइटी के लिए कि बहुत बड़ी चीज हो गई है, राइट। तो अभी भी हम कहाँ नेशनल, तो यू कैन नॉट डिफाइन दिस वन, ठीक है, कि डेट आप डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। फीलिंग्स है, दिस इज अ फीलिंग, दिस कैन नॉट बी डिफाइंड। ऐसा नहीं लेकिन सर 1885 1887 में तो कुछ भी नहीं था। उस टाइम पे तो जो लोग थे वो लोकल रूलर पे लॉयल था ज्यादा। पहले बोले क्यों नहीं है? नहीं सर, आपने पूछा नहीं ना सबको। अच्छा, तुम्हारा नाम नहीं आया, ओके। तो ये चीज है ना कि आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर नेशनलिज्म, व्हेन नेशनलिज्म अराइज्ड, दिस क्वेश्चन इज ए फॉल्टी क्वेश्चन। आपको ऐसा बोलना चाहिए था, सर ये ऐसे कैसे बता सकते हैं, है ना, कि अभी तक नेशनलिज्म कहां जनरेट हुआ है। बच्चों समझो, दिस टर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस गोइंग टू हॉन्ट यू इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड दिस नेशनलिज्म, राइट, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर जेएस पेपर, राइट। तो नेशनलिज्म का मतलब आप समझिए, ठीक है, कि ये एक फीलिंग है जो कि चलती आ रही है, ठीक है। जैसे मोहब्बत एक फीलिंग है, ऐसा थोड़ी ना होता है आप बोलेंगे भाई ये प्यार, हमको इस डेट को तुमसे प्यार हो गया था, ठीक है, इस डेट को प्यार हो गया, वो भी एक फीलिंग है, ठीक है, आते आते होता है, ठीक है। ऐसे बोलते हैं ना कि मोहब्बत होते होते होती है, ठीक है। इसी तरह से नेशनलिज्म इज आल्सो ए फीलिंग, राइट। सो ये आपको इसके अंदर समझ में आना चाहिए कि नेशनलिज्म क्या है, इस टर्म को आपको समझ। अब राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कैसे हुआ, राइज, ठीक है, इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि हमने 100%, मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन पूछा था कि हम कंप्लीटली नेशनलिज्म हमारे अंदर कब आ गया, तो नोबडी
एंड डिफाइन दिस वन। ये एक लॉन्ग गोइंग प्रोसेस है, ये आपको इसके अंदर अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अब ये है कि भाई जो चीज थी उसके अंदर राइज कैसे हुआ, राइज मतलब धीरे धीरे राइज कैसे हुआ, राइट। तो हम देखेंगे कि जैसे अपन ने देखा था कि मॉडर्न इंडियन एजुकेशन जब आई, तो उसके बाद हमको ये पता चला, जब ब्रिटिशर्स आए तब हमें पता चला देयर इज समथिंग नोन एज रूल ऑफ लॉ। उससे पहले तो हमको रूल ऑफ लॉ के बारे में पता ही नहीं था, ठीक है। देयर इज समथिंग नोन एज रूल ऑफ लॉ, देयर इज समथिंग नोन एज इक्वालिटी, देयर इज समथिंग नोन एज लिबर्टी, ठीक है, देयर इज समथिंग नोन एज फ्रेटर्निटी। आर यू गेटिंग दिस वन? तो ये चीजें कुछ कुछ है सिस्टम के अंदर, ये हमको तब पता चला। पहले तो हमको क्या था, हमको तो पता ही नहीं था, राजा की जय हो होता था पहले तो, ठीक है। अब उस चीज से ब्रिटिशर्स के आने से ये तो फायदा हो गया कि मॉडर्न वैल्यू सिस्टम जो है दैट विल गेट इनकलकेटेड, वो हमारे अंदर मॉडर्न वैल्यू सिस्टम जो होगा वो हमारे अंदर इसके अंदर आ जाएगा, राइट। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हुई वर्ल्ड के अंदर, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। आपको पता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ उससे लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी वहीं से पॉप आउट हुई। तो हमारी जो देखो ये जो लोग थे, ये लोग क्या करेंगे कि इन लोगों ने इस लोगों मतलब इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स ने ये तो बता दिया कि भाई देखो राजा महाराजा का लॉ नहीं होता, रूल ऑफ लॉ होता है। अब जब ब्रिटिशर्स आए तब हम, उससे पहले तो हम दूसरों के बारे में समझते ही नहीं थे, यूरोप में क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमको समझ में नहीं आता था, ठीक है। कब ऑटोमन एम्पायर बना, ठीक है, ये हमको क्या पता था। पर जब ये लोग आए तो हम इनके बारे में जानेंगे अब, ठीक है। अब इनके बारे में जानने लगे तब हमें पता चला अरे वहां तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा है। अच्छा, इंडिया के अंदर फ्रेंच और ब्रिटेन इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि वहां पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा है साथ, है ना। वहां पर मतलब वहां पर क्या चल रहा है कि फ्रेंच और ब्रिटेन के अंदर वॉर हो रहा है, ठीक है, 7 ईयर लॉन्ग वॉर, राइट। तब हमको ये पता चलेगा, हम ये समझेंगे यार भाई ये लड़ क्यों रहे हैं लोग। तब जब ये लोग हमारी कंट्री के अंदर आए तब हमें पता चला कि भाई बाहर भी एक समुंदर है, जो हम रह रहे हैं वो एक कुआं है, बाहर भी एक समुंदर है, हम कुएं के मेंढक होकर रह रहे हैं, बाहर एक समुंदर है, उसकी तरफ हम देखने लगे। और फिर वहां पे रिवोल्यूशन हो रहे हैं, अमेरिकन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है, फ्रेंच रिवोल्यूशन, और ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें जो मैं आपको बता दूंगा आगे चलकर, राइट। तो इसके अंदर से एक नई टर्म इजाद होगी इंडिया के अंदर, एक नई तरह की क्लास बनेगी इंडिया के अंदर, एंड दैट इज नोन एज न्यू एजुकेटेड क्लास, न्यू एजुकेटेड क्लास एट दैट टाइम, ठीक है। वहां पर हम देखेंगे तो एजुकेटेड क्लास होगी, और दिस बिलोंग्स टू द मिडिल क्लास। मिडिल क्लास वाई? क्योंकि इलीट क्लास तो वही अभी राजा महाराजा की जय और वो सब नोबल्स, वो राजा महाराजा, प्रिंसली स्टेट्स और ये सब चीजें थी उसके अंदर, तो वहां तो अभी भी दिमाग वैसा ही चल रहा है। एक मिडिल क्लास जनरेट होगी जो कि पढ़ी लिखी क्लास है, न्यू एजुकेटेड क्लास। और इसके अंदर इस क्लास को बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन का बहुत बड़ा हाथ रहा हमारी कंट्री के अंदर। कैसे रहा? क्योंकि वहां से अपन ने देखा एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम जब आया उसके बाद हमने देखा मकौले मिनट आई, और उसके बाद जब लोगों को पता चला हाँ भाई ये चीजें होती है, ये सब लॉज होते हैं, ये सिस्टम होता है। उससे पहले तो हमें पता ही नहीं था, उससे पहले तो हमको नहीं पता था कि भाई किस तरह का रूल ऑफ लॉ होता है, इक्वालिटी क्या होता है, ये सब चीजें हमें नहीं पता था। इसके बाद हमको पता चला और धीरे धीरे एक नई एजुकेटेड क्लास आएगी, न्यू एजुकेटेड क्लास। अब ये न्यू एजुकेटेड क्लास क्या होगा, इसके अंदर फिर कॉन्शियसनेस जनरेट होगी, ठीक है। और कॉन्शियसनेस जनरेट होगी तो अब इसको पता चलेगा कि भाई हमारे यहां पर हो रहा है ड्रेन ऑफ वेल्थ, हमारे यहां पर हो रहा है एक्सेसिव टैक्सेशंस, हमारे यहां पर हो रहा है क्या, एक्सप्लॉयटेशन। समझो, आपको ये समझना बहुत जरूरी होगा बच्चों इसके अंदर, हिस्ट्री के अंदर, कि जब हम रह रहे थे ना, तो जिस फेज में हम रह रहे थे उस फेज से दूसरा फेज जब आया, ब्रिटिशर्स का आया, तो इसके अंदर जमीन आसमान का अंतर हो गया। समझ में आ रहा है? यहाँ पर राजा महाराजा है, यहाँ पे ब्रिटेन है, ठीक है। ब्रिटेन जो कि लॉ से चलता है, जो कानून बनाता है, कोई ये सब चीजें करता है, इसका एक सिस्टम है। यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, राजा का मर्जी आया, उसने तलवार उठाई, गला काट दिया, राइट, ठीक है। राजा का मर्जी आया, माला निकाली गले में से माला दे दी। तो रिवार्ड एंड पनिशमेंट आर आर्बिट्री इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। देयर इज, हर पर्सन के लिए अलग अलग लॉज बना हुआ है, ठीक है। अगर कोई क्राइम शूद्र करता है तो उसके लिए अलग लॉ है, कोई काम अपर कास्ट करता है तो उसके लिए अलग है, कोई वीमेन करती है तो उसके लिए अलग है, मैन करता है तो उसके लिए अलग है। इस तरह के कानून सिस्टम इस तरह का बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जब आए इन लोगों ने देखा कि भाई ये क्या चल रहा है, और इन्होंने कुछ ऐसी चीजें करेंगी जिससे इंडियन नेशनलिज्म जनरेट होगी।
अब आपके पास क्वेश्चन ये था कि भाई अपना क्वेश्चन ये था नेशनलिज्म क्या होता है. इज दिस क्लियर एवरीवन? एनीबॉडी हैज एनी डाउट रिगार्डिंग द नेशनलिज्म? सेकंड क्वेश्चन ये था कि कब ये जनरेट हुआ. तो लास्ट ऑफ 18 सेंचुरीज के अंदर, 19 सेंचुरीज के अंदर ये क्या होगा, ये जनरेट होगा. ठीक है, नेशनलिज्म जनरेट होगा, राइट. तो सेकंड क्वेश्चन इज दिस वन. इंडियन नेशनलिज्म इमर्ज्ड इन द अर्बन इंडियाज लाइक कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास. इस जगह पर ये इमर्ज हुआ, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, जो कि प्रेसिडेंसीज है और जिसके अंदर एक्चुअल में एजुकेशन पहुंच गई है लोगों के पास. ठीक है, मॉडर्न एजुकेशन रीच टू द कॉमन पीपल एंड यहाँ पर नेशनलिज्म इमर्ज होगा कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास के अंदर ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, दैट इज 1860, 70, 80s के अंदर. यहाँ पर एक कॉन्शियसनेस, एक नई एजुकेटेड क्लास यहाँ पर डेवलप होगी, जिसको हम बोलेंगे कि इंडियननेस डेवलप होगी, राइट. तो एक इंडियननेस, एक एजुकेटेड क्लास वो कॉन्शियसनेस करेगी जब वो क्लास एक दूसरे से मिलेगी. बॉम्बे वाली क्लास, एजुकेटेड क्लास कलकत्ता वालों से मिलेगी, तब वो बोलेंगे देखो बॉम्बे में क्या हालत है, कलकत्ता के अंदर क्या हालत है, मद्रास के अंदर क्या हालत है, और हालत सब जगह सेम ही है. फिर यहाँ से और बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं इसके अंदर, इंडियन नेशनलिज्म कैसे जनरेट हुआ, सोशो रिलीजियस मूवमेंट, प्रेस, और ये सब चीजें हम इसके अंदर पढ़ते हैं. तो आई होप दिस इज क्लियर कि rise of Indian nationalism arised in 1860s, 1870s, 1880s. इससे पहले क्यों नहीं हो पाया, इसका एक रीजन ये भी था कि 1857 की क्रांति से पहले लोगों का ये मानना था, जो हमारा थोड़ा मोड़ा जो भी इंटेलेक्चुअल क्लास था, इंटेलेक्चुअल क्लास, उसका ये मानना था इस क्लास का कि ब्रिटिशर्स आर गुड फॉर इंडिया, गुड फॉर इंडिया. ठीक है, एंड ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, इंडिया की तरक्की के लिए आए हैं. तो ब्रिटिशर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, राइट, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. ये हमारा इंटेलेक्चुअल क्लास सोचता था. 1857 की क्रांति के बाद इसके सारे मिथ ब्रेक होंगे. ठीक है, तब हमें पता चलेगा कि 1/3 ऑफ द वेल्थ इज ड्रेन्ड आउट ऑफ इंडिया. ठीक है, एंड इट इज गोइंग इन द ब्रिटेन. Then we realized, ठीक है, किसने बोला ये, दादा भाई नौरोजी ने. ठीक है, then we realized that अरे भैया सिस्टम खराब, ये लोग अच्छे लोग नहीं है. ठीक है, जब हमारी इंटेलेक्चुअल क्लासेस ये हमको बताएंगी तब हमें ये सब चीजें पता चलेगी. फिर अब क्या करना है कि एक बहुत सारे मूवमेंट्स चल रहे हैं. ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बन रही है. ऑर्गेनाइजेशंस जो 1885 से पहले की ऑर्गेनाइजेशंस है वो सारी अपन एक साथ पढ़ लेंगे. ठीक है, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बन रही है. तो उन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज करके आएगी, दैट इज नोन एज इंडियन नेशनल कांग्रेस. बट बिफोर स्टार्ट आई वांट टू लेट यू नो व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. तो आई होप दिस इज क्लियर. फैक्टर फॉर द राइज ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. तो फर्स्ट फैक्टर इज दिस वन, कॉलोनियल रूल यूनाइटेड इंडियंस एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड लीगली. ठीक है, कि देखो ये पूरा इंडिया, ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, अब एक ही लॉ से गवर्न हो रहा है. समझ में आ रहा है? पहले हर जगह अलग लॉ है. हैदर अली का अलग लॉ चल रहा है. ठीक है, टीपू है तो उनका अलग लॉ चल गया. ठीक है, यहाँ पे पंजाब के अंदर राजा रणजीत सिंह का अलग लॉ चल रहा है. ठीक है, मराठास का अलग लॉ चल रहा है, उनका अलग टैक्सेशन सिस्टम है, इन सब का. यहाँ पर क्या हो गया, वननेस आएगी इंडिया की. यहाँ जो लॉ है वही यहाँ लॉ है, यहाँ पर जो लॉ है वही यहाँ कानून है. कानून एक जैसा हो गया तो एक वननेस आएगी इंडिया के अंदर. एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम देखेंगे, हर जगह एडमिनिस्ट्रेशन एक तरह से, कॉर्नवालिस कोड हर जगह लगा हुआ है. ठीक है, और हर जगह इक्वली लगा हुआ है. हर जगह एक क्या होगा, दरोगा होगा, हर जगह एक एसपी होगा, हर जगह एक जो सर्किल इंचार्ज होगा. ठीक है, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें हर जगह होगी. ठीक है, हर जगह एक ही तरह का सिस्टम हमको देखना पड़ेगा. ठीक है, देखने को मिलेगा, राइट. हर जगह जुडिशरी का सिस्टम एक तरह से होगा, लॉस का सिस्टम एक तरह से होगा, कानून एक तरह से बन रहे हैं, कोडिफिकेशन हो गया है कानून का. तो अब यहाँ पर कौन रूल कर रहा है, इट डजंट मैटर. यहाँ का और यहाँ का कानून सेम है. और यू गेटिंग दिस वन, यहाँ का कानून सेम है. यहाँ पे जैसा एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है वहीं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन भी वैसे हो रहा है. तो ऑल दिस थिंग्स आर सेम. तो यहाँ पर एक कंप्लीट इंडियननेस की फीलिंग आई. आर यू गेटिंग दिस वन? तो कॉलोनियल रूल ने क्या क्या कर दिया, क्या क्या नहीं करा, ये सब चीजें हम इंडियन नेशनलिज्म कैसे जनरेट हुआ, ये हम इसके अंदर समझेंगे. अब आप ऐसा कह सकते हैं सर ये तो अकबर के टाइम में भी था.
सर ये तो मौर्यास के टाइम में भी था सर, चाणक्य ने तो किताब में लिख रखा है इन सब चीजों को अर्थशास्त्र के अंदर, ठीक है। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, किस तरह से ब्रिटिशर्स आए, उसके बाद किस तरह की नई फीलिंग जनरेट हुई। यहाँ पर नेशनलिज्म इज डिफरेंट, यहाँ पर भी अकबर का ही रूल चलेगा, ठीक है। अकबर ने वननेस क्रिएट करी सिस्टम के अंदर, ठीक है, इसलिए उनको बोलते हैं द ग्रेट अकबर, राइट। पर उन्होंने जो इक्वालिटी है, लॉ है, वो सब चीजें कहाँ लेकर आए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये सब चीजें एक साथ होंगी, ठीक है। और कितने दिन तक रहे अकबर, जब मुगल्स औरंगजेब जब डाई हुआ, ठीक है, 1707, उसके बाद वापस से बिखर गए, तो ये जो फीलिंग आएगी, ये फीलिंग इंटैक्ट रहने वाली है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने ये सब चीजें देखा कि यहाँ पर अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन और अलग अलग लॉ के अंदर यहाँ पर इस तरह से चीज हुई, राइट। तो मेनी इंस्टीट्यूशंस लाइक सेक्रेटरिएट्स एंड कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड एंड कॉमन लॉज वर पास्ड फॉर ऑल एंड इट क्रिएट अ फीलिंग ऑफ वननेस, और इट क्रिएट ए फीलिंग ऑफ मतलब वननेस की एक फीलिंग आएगी कि हम एक ही देश में रहते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर थे, यहाँ पे गए तो अलग हो गए, ठीक है। तो एक ही तरह का टैक्स सिस्टम, एक ही तरह का लॉ, एक ही तरह के सेक्रेटरिएट्स, कोर्ट्स, ये सब चीजें हम इसके अंदर देखेंगे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। जैसे आपने सुना होगा दफा 302, दफा 307, दफा 420, ठीक है, दफा 144, तो ये जब यहाँ लगती थी तो भी इसका यही मतलब होता था कि मर्डर के लिए कराए 302, 307 लग रहा है तो अबैटमेंट फॉर सुसाइड, ठीक है। तो यहाँ पर लगती थी, वो भी एक ही चीज थी। 144 यहाँ पे लगेगी और 144 यहाँ पे, इसका नेचर सेम रहेगा। 420 यहाँ पे लगेगी, यहाँ पे लगेगी, इसका सेम रहेगा, ठीक है। तो दफाएं जो थी ये सब चीजें क्या है, सेम है, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सेम लीगल लॉ और इस तरह से इसके अंदर हो, राइट। Second important thing is this one, कि modern political thought like liberty, equality, fraternity and modern education system created new middle class, ठीक है, which was influenced by the idea of the nationalism, and it was this class which leaded Indian nationalism, ठीक है। अगर हम देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर भी यही क्लास थी, यही ज्यादातर लोग थे जो बाय प्रोफेशन लॉयर्स, ठीक है, प्रेस प्रेस जिसका प्रोफेशन था, लॉयर्स, जर्नलिस्ट, ठीक है, ये लोग जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर डोमिनेंस रखेंगे स्टार्टिंग के फेज के अंदर, ठीक है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी हम ये पढ़ेंगे, एक मॉडरेट फेज है इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1885 से 1905 तक, ठीक है। इसके बाद जो आएगा वो एक्सट्रीमिस्ट कम मॉडरेट फेज, ठीक है। फिर इसके बाद किस तरह से मॉडरेट्स डोमिनेट करेंगे, राइट। फिर इसके बाद आ जाएंगे कि भाई तुम लड़ाओ, जब लड़ाई हो रही है इन दोनों के बीच में कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, तो एक पर्सन की जरूरत है, एक ऐसी चीज की जरूरत है जो कि इन दोनों को मिला दे, और वो पर्सन होंगे महात्मा गांधी, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। पूरा ऐसे इवोल्यूशन के फॉर्म के अंदर जब अपन पढ़ेंगे ना, तब हमको ये सब चीजें समझ में आती है, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर कि मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, अब ये कहाँ से आए भाई, बहुत सारे फ्रेंच रिवोल्यूशन हुए, अमेरिकन रिवोल्यूशन हुआ, ठीक है, यहाँ से फीलिंग आई हमारे अंदर कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी नाम की भी चीज होती है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो अपन ने कहा था मकौले से लेकर, ठीक है, सैडल कमीशन तक, ठीक है, तो वो जब आया तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम डेवलप होगा, इससे एक नई मिडिल एजुकेटेड क्लास होगी व्हिच विल इन्फ्लुएंस बाय द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, एंड इट वाज दिस क्लास व्हिच लीडेड द इंडियन नेशनलिज्म। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, इंडीड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। अगर कोई बच्चा इसको सिर्फ नहीं देखता है ना तो बहुत बड़ी चीज मिस कर दे रहा है, ठीक है, यूपीएससी के अंदर, राइट। चलिए नेक्स्ट इज कल्चरल कॉन्शियसनेस इमर्ज ड्यू टू द सोशो रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है। तो देखो एक ऐसा कहा जाता है कि जो सोशल रिलीजियस मूवमेंट है इससे ना ज्यादा फर्क इतना ज्यादा पड़ा नहीं, ठीक है। कास्ट रिमेन एज इट इज, ठीक है, वो भी उसमें भी वैसा ही रहा, ठीक है। अगर हम देखें विमेन का भी ज्यादा कोई नहीं था कि लिबरेट हो गई विमेन, ठीक है, उसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ। कोर वही रहा, ठीक है, कोर तो अभी भी इंडियन सोसाइटी का वही है, पेरिफेरी के अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, ठीक है। कि कास्ट इंडिया का कोर है, पैट्रियार्की इंडिया का कोर है, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। आप जींस भले ही पहनने लगे होंगे, गर्ल्स जींस पहनने लग गई होंगे, ठीक है, बट अभी भी पैट्रियार्कल सोसाइटी जो है ना दैट विल रिएक्ट अगर इसके कोर डायमेंशन में आप जाएंगे, ठीक है। तो ये जो पैट्रियार्की सोसाइटी, ये सोसाइटी के अंदर आपको पढ़ाएंगे वैसे तो हम इसको डिटेल के अंदर। अभी ये समझो कल्चरल कॉन्शियसनेस इमर्ज ड्यू टू द सोशो रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी, यहां से कल्चरल कॉन्शियसनेस डेवलप हुई, राइट। और इसका ऐसे कहा जाता है कि भाई देखो जेंडर की हालत वही रही, कास्ट की हालत वही रही, पर कुछ और हमें मिल गया, दैट इज वननेस। कि जब इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ बंगाल इज डिस्कसिंग विद इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ मद्रास,
तो दोनों के थॉट प्रोसेस सेम ही रहेंगे, ठीक है। कि मद्रास की जो इंटेलेक्चुअल क्लास होगी वो भी बोलेगी भाई कास्टिज्म से ऊपर उठ के हमको बात करना चाहिए, ठीक है। ये लोग भी ऐसे बोलेंगे कास्ट, क्योंकि दिस आर न्यू एजुकेटेड क्लास, कि डेमोक्रेसी आनी चाहिए, ठीक है, कि हमको लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वालिटी शुड बी देयर, ठीक है। एक कास्ट जेंडर के बेसिस पे बायसनेस, दिस इज इलॉजिकल, दिस इज अनसाइंटिफिक, इस तरह की बातें ये लोग करने लगे, राइट। और ये सब चीजें क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास राजा राम मोहन रॉय आ गए थे, स्वामी विवेकानंद आकर कुछ कह गए थे, ठीक है। ये सब लोग जो थे, ये सब हमारे जो एवेंजर्स थे, इन सब ने हमको कोई सोशल कॉन्शियसनेस जनरेट करी, और इससे हमारा एक फायदा हुआ है कि सोशल तो इतना इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, बट एक वननेस की फीलिंग आ गई है, राइट। एक वननेस की फीलिंग आ गई। अच्छा, सब में नहीं आई है तो कम से कम एजुकेटेड क्लास में तो आ गई। पहले तो एजुकेटेड क्लास भी तुम्हारी बायस थी, तो नई जो एजुकेटेड क्लास होगी इसके अंदर फीलिंग ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी फीलिंग दैट विल जनरेटेड थ्रू द दिस सोशल रिफॉर्म्स। तो सोशल रिफॉर्म्स में ऐसा कहा जाता है कि आप गए तो मतलब मान लीजिए कि आप मार्केट में गए और सेब लेने गए, एप्पल लेने गए, ठीक है, और लेकर आए ऑरेंज। ऐसे सोशल रिलीजियस मूवमेंट के बारे में कहा जाता है कि भाई हम गए थे कि जेंडर इक्वालिटी करने, हम गए थे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने, पर हम लेकर आए वननेस और न्यू, मतलब एक कॉन्शियसनेस ऑफ व्हाट, नेशनलिज्म। ये हमने कहा चलो कुछ तो मिला, ठीक है, ऑरेंज मिला, एप्पल नहीं तो ऑरेंज सही, राइट। तो कल्चर कॉन्शियसनेस इमर्ज ड्यू टू द सोशल रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज कि हमारे जो इसके अंदर होंगे, ठीक है, हमारे जो लोग होंगे, न्यू एजुकेटेड क्लास जब पढ़ने लगे, इकोनॉमिक्स जब वो पढ़ेगी, ठीक है, तो उसके अंदर दादा भाई नौरोजी, गोखले, रनाडे, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, ऐसे जो लोग होंगे इनको पता चलेगा कि यहाँ तो क्या है, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है। कोई जैसे दादा भाई नौरोजी कहते हैं 1/3 ऑफ इंडियाज वेल्थ इज ट्रांसफर टू द इंग्लिश ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। इस तरह से इनमें से कोई कहेगा 1/5, ठीक है, कुछ कहते थे 1/4, राइट। बट ये था कि ड्रेन ऑफ वेल्थ इज देयर। तो ऑल ऑफ दिस पर्संस आर व्हाट आर हैविंग दिस थिंग कि भाई ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही है। तो ये जो इकोनॉमिक क्रिटिक्स करेंगे, अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे रेवेन्यू सेटलमेंट है, टैक्सेशन है, करेक्ट है बच्चों, जैसे रेवेन्यू सेटलमेंट, टैक्सेशन, और हम बोलें कि अपना ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ, इन सब के अंदर कॉन्शियसनेस जनरेट करने लगी कि भाई देखो ये जो पर्सन है ये है अंग्रेज, ये हमारे देश के अंदर नहीं लेकर जा रहा है, ये अपने देश में लेकर जा रहा है, ठीक है, और इसके खिलाफ खड़े होने की फीलिंग सबके अंदर जनरेट हुई। ये सोचे काश कोई अपना होता, काश कोई टैक्सेशन कम लगाता, काश ड्रेन ऑफ वेल्थ ना होता, हमारी कंट्री के अंदर ही रहता। जब हम न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे अरे इतना ड्रेन ऑफ वेल्थ हो गया है, इतने लोग, इतना ज्यादा जो वेल्थ है वो इंडिया का चला गया, 1/3 वेल्थ चला गया, ठीक है, कि काश रेवेन्यू सेटलमेंट कम होता, काश हमारी अभी भी लैंड बची होती। तो इन सब इकोनॉमिक क्रिटिक के कारण पहले तो हमें पता ही नहीं था, हमें तो लगता था कि यार जो कर रहे हैं ये लोग सही कर रहे होंगे, पढ़े लिखे लोग लगते हैं शक्ल से, ठीक है, गोरे भी हैं, ठीक है, तो सही करते होंगे, ठीक है। जैसे इससे मेरे को एक जोक याद आया, मैं आपको बताऊंगा। पहले क्रिटिक ऑन द कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज लाइक रेवेन्यू सेटलमेंट, ड्रेन ऑफ वेल्थ in deindustrialization etc helped in the developing sense of the common belongingness among the concerned, ठीक है, concerned educated class of diverse India। कम से कम इन लोगों के अंदर तो एक फीलिंग आ गई कि अंग्रेज जो है ना बुरे, और जब तुम्हारी एजुकेटेड क्लास अगर इस तरह की फीलिंग ले आएगी किसी पर्टिकुलर सोशल इविल के खिलाफ या पर्टिकुलर एक टॉपिक के खिलाफ, तब ये समझो कि क्रांति दूर नहीं है, मतलब तब जाकर ये फैलाई देंगे। ये लोग है ना बहुत स्मार्ट होता है। अगर एजुकेटेड क्लास तुम्हारी कहीं और डाइवर्टेड है, ठीक है, जैसे मान लो एजुकेटेड क्लास करप्ट है तुम्हारी, ठीक है, जैसे हम देखें कि एजुकेटेड क्लास जैसे मीडिया है आपका, मीडिया ऑब्वियसली मीडिया बिलोंग्स टू सम इंटेलेक्चुअल क्लास और एजुकेटेड क्लास, वो लोग इसके अंदर एंकर हैं, वो लोग उसके अंदर बोल रहे हैं, ये सब चीजें, ठीक है। अगर आपकी मीडिया बायस्ड हो जाएगी देन होल इंडिया विल बी बायस्ड, ठीक है, कि ये प्रोपेगेंडा फैला देंगे इस तरह से, जैसे कि आज हम देख ही रहे हैं, राइट। जब आपका क्या होगा, कोई और चीज कभी जो इंटेलेक्चुअल क्लास अगर बायस्ड हो गई तो ये लोग जो नीचे के लोग हैं वो सुनेंगे तो इनकी ही, पर वहां पे अपनी इंटेलेक्चुअल क्लास जो है दैट इज टू नेशनलिस्ट, उनको समझ में आ गया था कि नेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन कास्ट, नेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द रिलीजन,
नेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द रीजन। ये चीज उनको समझ में आ गई थी एंड दैट टुक अ लॉन्ग पीरियड बट देयर आए दुरुस्त। आर यू गेटिंग दिस वन? दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन। तो क्रिटिक ऑन कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज और उनके साथ एक फीलिंग ऑफ वननेस आया हमारे अंदर, और यहाँ से अपना क्या होगा, राइज ऑफ नेशनलिज्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने एक बहुत अच्छा काम करा। जैसे हमने रेलवेज जब हम पढ़ रहे थे तो हमने मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रेलवेज के बारे में हमने समझा था, किस तरह से रेलवेज को ब्रिटिशर्स, रेलवेज जो है फीलिंग ऑफ वननेस जनरेट करने के लिए काम कर रही है। ठीक है, एंड कम्युनिकेशन हेल्प इन द कनेक्टिंग इंडिया विद द इंडियंस। ठीक है, कम्युनिकेशन जैसे टेलीग्राफ, टेलीग्राम, ठीक है, ये जो चीजें होंगी, पोस्ट, ये सब चीजें आएंगी। तो एक चिट्ठी यहाँ पे लिखेगा, दूसरे के अगर चिट्ठी पहुंचेगी उसको पता चलेगा अरे भाई जो इसकी हालत है वही हालत हमारी है। ठीक है, तो इसके अंदर जब इस तरह से बात होगी ना, देन वी हैव टू रियलाइज दिस थिंग, राइट। तो मॉडर्न मैगजीन्स, बुक्स, न्यूज़पेपर्स आल्सो हेल्प इन डेवलपिंग साइंस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि बंगाल के अंदर न्यूज़पेपर में एक फोटो छपी कि एक अंग्रेज गोरा आदमी किसी इंडियन को मार रहा है। ठीक है, इज बीटिंग द इंडियन। ठीक है, ये न्यूज़पेपर कहाँ पहुंचेगा, मद्रास के अंदर। मद्रास वाला देखेगा अरे भाई ये तो हमारे इधर भी होता है। ठीक है, हमारे इधर भी इसी तरह से पिटाई पड़ती है अंग्रेजों के द्वारा, तो इनके अंदर जो हाल तुम्हारा है वही हाल हमारा है। ठीक है, ये वाली फीलिंग आएगी, और दिस इज द फीलिंग ऑफ वननेस। और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट यूनाइट होने लगेंगे लोग, कम से कम इंटेलेक्चुअल क्लास। ठीक है, अब मैं कम से कम इंटेलेक्चुअल क्लास इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस वक्त भी कोई ज्यादा आपका ऐसा नहीं था, बस एक क्लास इमर्ज हुई थी जो कि इस चीजों के बारे में सोच रही है। बाकी आपके सारे इंडियंस वहीं फंसे हुए हैं, कास्ट, जेंडर, रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज एक्सेट्रा। दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब इतना सारा डाइवर्सिटी, देखो एक तो इंडिया के अंदर है ना इतना सारा डाइवर्सिटी, राइट, और इंडिया के नेशनलिज्म को अगर हम समझे, एक पॉइंट इसके अंदर मैं बता रहा हूं आपको, इंडिया के नेशनलिज्म को हम समझे तो इंडिया के अंदर जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, राइट, तो ब्रिटिशर्स के राइटर्स पता है कैसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं कि इंडिया इज इतनी सारी डाइवर्सिटी, हैविंग अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी। अब ये आप बहुत अच्छा पॉइंट इसमें देख सकते हैं, लॉट ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, there is lot of diversity in the India. ठीक है, India cannot be a nation, ऐसे लिखते थे, cannot be a nation, इंडिया नेशन हो ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता नेशन। ठीक है, तो ये कहते थे कि अगर इंडिया के अंदर से ब्रिटिशर्स को हटा दो ना तो इंडिया एक दिन से ना बिफर जाए। ठीक है, जब इंडिया आजाद हुआ 1947 के अंदर तो एवरीथिंग चेंज्ड बट देयर राइटिंग रिमेन द सेम। ये बोलते थे अब देखना 5 साल वेट करो, देखो हम भविष्यवाणी करते हैं 5 साल में इंडिया के 100 टुकड़े हो जाएंगे। अरे भाई इतनी डाइवर्सिटी है, इतना ये सब चीजें है, 5 साल के अंदर इंडिया के 100 टुकड़े हो जाएंगे। अच्छा 5 साल में नहीं हुए, 10 साल में हो जाएंगे, 20 साल में हो जाएंगे, 30 साल में, स्टिल दे आर राइटिंग द सेम थिंग्स। बट बहुत बड़े बड़े नेशंस अलग हुए, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, अगर आप वेस्ट एशिया में देखें तो रोज डिसइंटीग्रेशन होता है। ठीक है, रोज न्यूज आ रहा है कि ये इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ये इस एरिया ने ले लिया, ये एरिया ने ले लिया। इंडिया रिमेन इंटैक्ट। व्हाई? बिकॉज हमारा जो नेशनलिज्म था दैट इज डेवलप्ड बाय इट्स ओन पीपल। आर यू गेटिंग दिस वन? इजंट दिस इंटरेस्टिंग कि इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी क्या हो रहा है इंडिया के अंदर? इंडिया इज वन। ठीक है, मोर देन 70 years has gone। ठीक है, और ब्रिटिशर्स कंटिन्यूअसली तब से राइटिंग करते थे 1857 से कि इंडिया एक हो ही नहीं सकता नेशन। व्हाई दिस हैपेंड? बिकॉज आवर नेशन इज derived or our nationalism is derived by our own people. That's why in the preamble the first word is we the people of India. Are you getting this one? This is very very important to understand. अगर आप ये सब चीजें अंडरस्टैंड नहीं करोगे मतलब तुम्हारा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, फिर तो तुम रट लो कहीं से भी आकर स्पेक्ट्रम उठा लो उसको पढ़ दो, क्वेश्चन वहां से सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूएसएसआर का जो होगा नेशनलिज्म, यूएसएसआर एट द टाइम, उसका नेशनलिज्म दैट इज थोपा हुआ नेशनलिज्म, टॉप डाउन, टॉप टू बॉटम, है ना। कभी भी नेशनलिज्म का, हमारा नेशनलिज्म है दैट इज बॉटम टू टॉप। आर यू गेटिंग दिस वन? अभी हिस्ट्री के साथ साथ पढ़ते पढ़ते ये चीज समझ जाओगे, अलग से पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो दैट इज फ्रॉम द बॉटम टू टॉप। आर यू गेटिंग दिस वन? तो हाँ, अब ये जैसे
हमारा जो, जैसे यहाँ पर दो मॉडल होते हैं अगर आप सोसाइटी के अंदर पढ़ेंगे, एक होता है मेल्टिंग पॉट मॉडल, जिसको हम अपनी इंडियन लैंग्वेज में बोलेंगे खिचड़ी मॉडल, ठीक है। एक होता है अपना सलाद सैलेड बाउल मॉडल, ठीक है। ऑब्वियसली सैलेड जो होता है उसके अंदर क्या होगा, आपको टमाटर भी मिल जाएगा, आपको ककड़ी भी मिल जाएगी, आपको प्याज भी मिल जाएगा, आपको खीरा भी मिल जाएगा, ठीक है। आपको अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी मिल जाएगी, पर वो सब एक बाउल के अंदर है, राइट। मेल्टिंग पॉट में क्या कर रहे हैं आप, इन सब को मेल्ट करके खिचड़ी बना दी, एक चीज बना दी, दैट इज नोन एज खिचड़ी। यू कैन नॉट से दैट इस खिचड़ी के अंदर टमाटर है, इस खिचड़ी के अंदर कुछ और ककड़ी है, ये सब चीजें नहीं बोल सकते आप, ठीक है। इस ये खिचड़ी मतलब क्या है, सब कुछ मिलाकर एक बना दिया, वननेस, ठीक है। तो यहाँ ये जहां पर होगी ना, दैट विल व्हाट, ये वननेस यहाँ पर है, तो और यहाँ पर एक डाइवर्सिटी है। इस डाइवर्सिटी से, इन्हीं डाइवर्सिटी ने मिलकर इन लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है, ठीक है, अपने आप कि हम एक नेशन रहेंगे, समझ में। जैसे कि एक अंग्रेज ऐसे बोलता है कि भाई, एक अंग्रेज, एक जोक था, ठीक है, बचपन में जोक पढ़ा था कि एक अंग्रेज ऐसे बोलता है अपने इंडियन से, ठीक है, अंग्रेज बोलता है कि भाई देखो तुम लोग है ना, कैसे अलग अलग से लोग, कोई काला हो जाता है, कोई बुरा हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं अगर कश्मीर में जाऊं तो मैं कॉम्प्लेक्स में आ जाऊंगा, ठीक है, कश्मीर के अंदर सारे लोग इतने बुरे होते हैं, ठीक है, मैं कॉम्प्लेक्स में आ जाऊं। पर अगर मैं मान लो मद्रास के, सॉरी, तमिलनाडु में जाऊं तो, ठीक है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो हम अपना कंपनसेशन हर जगह कर लेते। तो इसमें इस तरह से अंग्रेज ने बोला कि भाई तुम कहीं गोरे होते हो, कहीं काले होते हो, कहीं छोटे होते हो, कहीं बड़े होते हो, ठीक है। हम देखो, हम एक ही तरह के हैं, हम क्या करते हैं कि एक ही तरह के होते हैं, सिर्फ सारे के सारे गोरे, ठीक है। तो उस आदमी ने आंसर दिया कि देखो, जो घोड़े होते हैं ना, वो अलग अलग रंग के होते हैं ना। घोड़े का आप देखोगे, सफेद घोड़ा भी होता है, ठीक है, काला घोड़ा भी होता है, भूरा घोड़ा भी होता है, ठीक है, अलग अलग तरह के होते हैं। गधे जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, ठीक है, गधे का कलर अगर देखोगे तो एक ही होगा। तो आर यू गेटिंग दिस वन, हाउ डाइवर्सिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द सिस्टम, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर। अगर नेशनलिज्म पे को भी 150 वर्ड्स का लिखने को आ गया, या प्रीलिम्स का कोई क्वेश्चन आ गया, तो आई होप एवरीबॉडी कैन अटेम्प्ट दिस वन, राइट। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि मॉडर्न मैगजीन्स, बुक, न्यूज़पेपर आल्सो हेल्प्ड इन डेवलपिंग द सेंस ऑफ इंडिया, व्हिच हाइलाइटेड कॉमन इश्यूज एंड रेज्ड क्वेश्चंस ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर क्वेश्चन होगी। यही रीजन है कि इकबाल जो शायर है, मैंने वो शायरी लेकर भी आया शायद, तो उन्होंने ये लिखा है कि कुछ बात है कि हस्ती हम मिटती नहीं हमारी, कुछ ऐसी बात है, ठीक है, इंडिया में कुछ बात है, ठीक है, कि हमारी हस्ती मिटती नहीं है। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हवा, ठीक है। तो सदियों से दुश्मन आ रहे हैं, ठीक है, भाई मुगल्स आए हैं, बाहर के लोग आए हैं, बहुत बहुत सारे लोग आकर हम पे अटैक करें, ठीक है, पर फिर भी हमारी हस्ती नहीं मिटती। हस्ती मीन्स क्या है, हमारी इंडियननेस। क्यों नहीं मिटती हमारी हस्ती? अंग्रेज आए, ये रूल करके गए, क्योंकि हमारी जो हस्ती बनी है ना, दैट इज बॉटम टू टॉप। आर यू गेटिंग दिस? बॉटम टू टॉप, नॉट टॉप टू बॉटम। यूएसएसआर की जो हस्ती बनी थी, दैट इज टॉप टू बॉटम, ठीक है, जो पकड़ के रखे हुए हैं जबरदस्ती की, भाई जाना मत जाना मत जाना मत, इस तरह से। हमारे यहाँ पर देखो, आज तक कोई भी स्टेट सेपरेट नहीं हुआ। आर यू गेटिंग दिस वन? एक बार बने तो बने रहे, बिकॉज ऑफ बॉटम टू टॉप, ठीक है। दैट्स यू हैव टू राइट इन आंसर। अगर ऐसा आंसर लिख के आ जाओगे ना, तो कहीं पे भी तुम्हारे मार्क्स नहीं घटेंगे, दैट इज माय गारंटी। बट ये है कि इस अंडरस्टैंडिंग से लिखना आना चाहिए, ठीक है। समझना अलग चीज होती है, मैं अलग बताता हूँ। प्रीलिम्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना अलग चीज होती है, मेंस के क्वेश्चन करना अटेम्प्ट अलग चीज होती है। इन सब में जमीन आसमान का अंतर है। पढ़ाना इज डिफरेंट, एग्जाम क्लियर करना इज डिफरेंट। आर यू गेटिंग दिस वन? राइट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, राइट। चलिए, अब इन सब चीजों के अंदर, हाँ, कालिन वांट टू से समथिंग एल्स। सर जैसे यूएस की अगर देखते हैं, तो वहां भी सारे स्टेट्स थे, वो यूनाइट होकर उन्होंने यूएस बनाया। तो सर उनकी भी बॉटम टू आप बोल सकते हैं, प्रो जो नेशनलिज्म की रही होगी। नहीं, उनसे अच्छा अपन अपना बोलेंगे, ठीक है। वो बॉटम टू अप तो रहेगा, बट हमारा जो है दैट इज मोर, बिकॉज हम, हाँ सर, अपना तो है ही, उसमें डाउट नहीं है, मैं सर पूछ रहा था। हाँ, तो जैसे यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, यूएसए नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यूएसआर के अंदर रशिया वाज डोमिनेटिंग फैक्टर, और वो क्या कर रहा था इनके ऊपर, ठीक है। पर यूएसए के अंदर ऐसा नहीं है ना, यूएसए के अंदर स्टेट जो है, सारे स्टेट्स के पास अपनी खुद का पावर है, राइट।
आर यू गेटिंग बैलेंस? यस सर। हमारा स्टेट से नहीं आया, हमारा आया लोगों से। यहाँ पर हम और नीचे चले, राइट? आर यू गेटिंग? तो दैट्स व्हाई यूएसए इज फेडरलिज्म, ठीक है, हम यूनियन ऑफ स्टेट्स, राइट? दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौड़े जमा हुआ, ठीक है। तो ये लोग आते हैं, जैसे अब कई लोग ऐसे बोलते हैं कि सर पूरा देश पता नहीं किस डायमेंशन में जा रहा है, क्या होता है। तो भाई लोग आते हैं जाते हैं, इन लोगों से इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे कौन कौन नहीं आए इसमें, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग आए, ठीक है, जो कि क्या है, उनके बाद भी तो हम रहे हैं, राइट? तो ये जो इंडियन नेशन है, ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में बनी हो, ये हमने जुल्म सहे हैं, फिर जाके एक इसने भी जुल्म सहा, इसने भी जुल्म सहा, दोनों का जुल्म मिला और एक इंडियन नेशन मिली, ठीक है, एक किसी के खिलाफ, ठीक है। ये सब चीजें बहुत सदियों के अंदर डेवलप होती है। जिस दिन आज के मोमेंट के अंदर, जिस दिन हमारे लोगों ने कह दिया कि हम वी आर नो मोर इंडियन, हमारे लोगों ने कहा, उसी सेकंड में हमारा इंडियननेस खत्म हो जाए। बात यह है कि हमारे लोग बहुत सेंसिबल है, ठीक है। 2/3 ऑफ आवर पीपल, हिस्टोरियंस बोलते हैं, दिस इज डेटा, ठीक है, सर्वे करा हुआ, बिलीव्स दैट इन द इंडियन नेशनलिज्म। 1/3 है वो भी धीरे धीरे हो जाएंगे, ठीक है। दैट हाउ यू आर टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इसके अंदर देखना होगा, राइट? तो हम देखते हैं कि इस तरह, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान वाज मेड आउट ऑफ व्हाट? आउट ऑफ रिलीजन, नॉट आउट ऑफ पीपल। Are you getting this one? And that's why Pakistan get divided into the what? Bangladesh as well as Pakistan. ठीक है? और अभी हो सकता है पाकिस्तान के फर्दर डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस, राइट? इंडिया का जो नेशनलिज्म बना है दैट इज जनरेटेड थ्रू दिस, राइट? तो इंडिया नहीं बना है, पाकिस्तान बना था उसको, ठीक है, और इंडिया तो वही था, राइट? तो हमको इस तरफ भी देखना होगा, राइट? चलिए, तो जब जैसे इंडिया का पार्टीशन हुआ, जब इतने सारे दंगे हुए, ये हुआ, तो ब्रिटिशर्स बहुत खुश हुएंगे, राइटर्स भी ब्रिटिशर्स के बोले अभी देखो 2-3 साल की और बात है और हमारी राइटिंग को नोबेल पुरस्कार मिलेगा कि क्या लिखा भाई ने, क्या प्रेडिक्ट कर। पर वो अभी तक यही सोच रहे हैं, ठीक है। पहले जमीन पे रह के सोचते थे, अब कहीं होंगे अपनी जन्नत के अंदर, वहां पर सोच रहे होंगे, ठीक है। बट हम इंटैक्ट रहे, ठीक है। तो पॉइंट इज दिस वन, दैट इस अंडरस्टैंडिंग के साथ अब आप मूवमेंट्स पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये मूवमेंट इन स्पाइट ऑफ हैविंग अब्रप्ट स्टॉपेज वापस से मूवमेंट कैसा खड़ा कर देता है लोग। 90 अगर हम देखेंगे कि नेशनल कॉपरेशन मूवमेंट एकदम से रोक दिया गांधी जी ने, फिर भी लोग वापस से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ कैसे आ गए। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फेल हो गया तो वापस किस तरह से अगस्त क्रांति के ऊपर आ जाएंगे, कैसे लोग के अंदर इतना पोटेंशियल हो रहा है कि सामने लोग पिट रहे हैं, ठीक है, और अपने लाइन में खड़े हैं लोग पिटने के लिए, ठीक है, कि भाई कोई हमारे डंडा मारेगा, ठीक है। और वो साल सत्याग्रह के अंदर अपन ने देखा था, ठीक है, किस तरह से लोग एक के पीछे एक खड़े, एक को मारा जाता है, दूसरा आगे आ जाता है, दूसरे को मारा जाता है, तीसरा आगे आ जाता है। इतना दम, इतना कॉन्शियसनेस हमारे अंदर कहाँ से आया? इंडियननेस से, नेशनलिज्म से। एंड दैट्स व्हाट यू शुड आल्सो रिमेंबर, दैट वी आर इंडियन फर्स्ट, उसके बाद ये सब चीजें आती हैं, राइट? ये आपको भी रिमेंबर करना चाहिए। चलिए, अब लेट्स अंडरस्टैंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर सबसे पहले हमको जो समझना है वो ये 4 साल समझ रहे हैं, ठीक है। 1885 बॉम्बे, डब्ल्यू सी बैनर्जी। 1886 कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी। 1887 मद्रास, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। 1889 इलाहाबाद, जॉर्ज वाई यूथ। एनीथिंग यू कैन ऑब्जर्व आउट ऑफ दिस, एनीबडी इन द क्लास? वैसे मैंने बता रखा है कई बार, पर फिर भी एनीबडी फ्रॉम द क्लास, फ्रॉम दिस पूरी मतलब दिस चार्ट पूरी। फर्स्ट ब्रिटिश, यस, फर्स्ट ब्रिटिश है जॉर्जियो ने। सॉरी, जॉर्जियो ने फर्स्ट ब्रिटिशर, वो जो प्रेसाइड किया था। एंग्लो ब्रिटिशर्स, राइट? हाँ सर, यस सर। एनीथिंग कंसेप्चुअल फ्रॉम दिस वन? सर सारे हैं इसके अंदर। देखिए, ये हो गए बंगाली, ठीक है, डब्ल्यू सी बैनर्जी, ठीक है, बंगाल से। कहां पर जा रहे हैं? बॉम्बे जा रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस वन? बॉम्बे के अंदर जब सेशन हो रहा है तो बंगाली को प्रिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड, कलकत्ता के अंदर हो रहा है तब बंगाली को नहीं भेज रहे हैं, तब हम पढ़ रहे हैं पारसी भाई को, दादा भाई नौरोजी। आर यू गेटिंग दिस वन? प्रिसाइड कौन कर रहा है? कि हम एक हैं, ये दिखाने के लिए, ठीक है। तो मद्रास के अंदर हो रहा है तब किसको बोल रहे हैं? तैयब जी साहब को भेज रहे हैं, मुस्लिम को, ठीक है। ये पारसी, ये क्या है? बंगाली हिंदू, राइट। जब इलाहाबाद के अंदर भेजा जा रहा है
जब हम किसी हिंदू को नहीं भेज रहे, हम एंग्लो इंडियन को भेज रहे हैं। अरे गेटिंग दिस वन? हर जगह बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, हर जगह भारत के चारों कोने के अंदर हमारा डायमेंशन हो रहा है। बॉम्बे में हो रहा है, मद्रास के अंदर हो रहा है, इलाहाबाद के अंदर हो रहा है, एज वेल एज कलकत्ता के अंदर। अरे तो पूरा इंडिया कवर करने की कोशिश की जा रही है। किस डायमेंशन में की जा रही है? कि हर जगह अलग पर्सन जाए जो कि उस जगह का नहीं है, जिससे कि ये पता चले कि बंगाल का जो आदमी है बॉम्बे में वो भी सेम ही सोच रहा है, बॉम्बे का जो आदमी है वो बंगाल के अंदर सेम सोच रहा है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? तो ये जो 4 नाम है ये आपको याद रखने पड़ेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको याद रखो बंटी से, बंटी। ठीक है, बंटी से याद हो जाएगा। ठीक है, बंटी में बी क्या है? बी है बनर्जी, एन है नारोजी, टी है तैयबजी और वाई है यूले, वाई यूले। राइट? तो अगर बनर्जी, नारोजी, तैयबजी और यूले याद रख जाएंगे तो दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, इसके अंदर 1885 से 1889 तक तो याद ही कर लोगे। ठीक है, इसको बीसीएमए से याद कर सकते हो तो कर लेना, बीसीएमए। ठीक है, बंटी तो याद हो गया, बीसीएमए भी याद करना है। बस एक 3 बार बोलोगे बीसीएमए बीसीएमए तो वैसे याद हो जाएगा। ठीक है, बीसीएमए ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, 1885 से 1889 तक ये याद। तो आपसे पूछा जाए कि पहला प्रेसिडेंट कौन है, आप ये बता सकते हैं। पहला प्रेसिडेंट कहाँ था, ये हम बता सकते हैं। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और क्यों, इसका क्या सिग्निफिकेंस था, ये मैं आपको बताइए। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। anybody has any doubt, please let me know. All are Bengali and Parsi नहीं, ये देखिए मुस्लिम है, बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम, राइट? ये एंग्लो है। तो आप ये देखो कि दिस इज द ब्यूटी ऑफ द इंडिया, और वो लोग समझ चुके हैं ये चीज, है ना? इंडियन, देखिए एजुकेटेड क्लास है, इसको समझ में आता है। क्या समझ में आता है इसको? कि भाई देखो इंडियन नेशनलिज्म जनरेट करनी होगी लोगों तक। ये क्या एक मैसेज दे रहा है? एक मैसेज दे रहा है कॉमन पीपल को। इनको तो पता ही है, इनको थोड़ी ना अपनी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए मैसेज दे रहा है कॉमन पीपल को कि देखो भाई एक ही बात है, बनर्जी इज इक्वल टू नरोजी इज इक्वल टू तैयब जी इज इक्वल टू वायूले। दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? तो आई होप दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट जो है वो है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस कैसे बना? ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस क्या है कि 2 थ्योरीज के अंदर चलती है। ठीक है, एक है सेफ्टी वॉल थ्योरी। सेफ्टी वॉल थ्योरी क्या बोलती है? देखिए, सेफ्टी वॉल थ्योरी, सेफ्टी वॉल किस लिए काम आता है? जैसे मान लीजिए कोई प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो जाता है, मान लो सेफ्टी वॉल क्यों काम आता है? जैसे इंडस्ट्री के अंदर यहाँ से बहुत ज्यादा गैसेस का है, और एक सेफ्टी वॉल ये है कि अगर ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया तो ये कहीं ये चीज फट ना जाए, है ना? ये बीकर फट ना जाए, तो क्या होता है? सेफ्टी वॉल्व ऑन हो जाता है। जैसे कुकर की सीटी होती है, अगर कुकर की सीटी को तुम बंद करके 1 घंटे तक कुकर चला दो ना, इतना बड़ा ब्लास्ट होगा कि पूरे कॉलोनी हिल जाएगी। ठीक है, घर की दीवारें टूट जाएंगी, राइट? इतना बड़ा ब्लास्ट होगा अगर कुकर की सीटी खराब हो जाती है। कुकर चलता जा रहा है तो उसमें जो ब्लास्ट होगा वो बहुत भयंकर होगा। सोच कर देखो कुकर फट गया कितना स्ट्रांग होता है। तो द पॉइंट इज दिस वन कि दिस इज व्हाट, दैट्स व्हाई सीटी इज देयर। कुकर की सीटी होती है। ठीक है, कुकर्स के अंदर सीटी जो होती है वो क्या करती है? सेफ्टी वॉल की जब ज्यादा ही भाई ज्यादा गैस हो गया है, ठीक है, क्योंकि अब गर्म तो करना है इसको, तो एक सीटी लग जाएगी। सीटी लगने का मतलब क्या है कि वो जो अंदर गैस है वो बाहर निकल गई। ठीक है, फटेगा नहीं कुकर, पर गर्म होता रहेगा, फिर वापस फिर सीटी लग गई फिर। तो ब्रिटिशर्स का ये मानना था बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्रिटिशर्स ऐसे मानते थे कि 1857 की क्रांति, सेफ्टी वॉल थ्योरी क्या बोल रही थी? सेफ्टी वॉल थ्योरी क्या बोल रही है कि 1857 की क्रांति जो हुई ना, उसके बाद ब्रिटिशर्स डरे हुए थे कि ऐसी एक और क्रांति होगी ना, 1-2 क्रांति और, तो हमको यहाँ पर इतनी सोने की चिड़िया है ना, इसको छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि सोने की चिड़िया से जान प्यारी होती है, राइट? तो उनको ये लग रहा है कि 1857 की क्रांति वापस हो गई। दैट विल लीड्स टुवर्ड्स व्हाट? दैट विल लीड्स टुवर्ड्स वेरी डिस्ट्रक्शन इन द ब्रिटिश एम्पायर, और इंडिया हाथ से गया। पॉइंट नंबर 1, इज दिस क्लियर? ये आपको इसके अंदर समझ में आना चाहिए। 1857 की क्रांति हो गई वापस से। तो ये क्या चाहता है? ये कह रहा है कि भाई 1857 की क्रांति क्यों हुई थी? क्योंकि लोगों की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही थी, और हम तक पहुंच रही थी तो हम सुन नहीं रहे थे। तो एक काम करते हैं, इन लोगों के बीच में और हमारे बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन बना देता है, दैट इज नोन एज इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिससे कि ये लोग जो होंगे, ठीक है, ये ब्रिटिशर्स हैं,
अपनी जो भड़ास है ना वो कहेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस को बोलेंगे कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लेटफॉर्म है और ये कुछ कुछ काम कर रही है, ऐसा इनको लगता रहे बस कि ब्रिटिशर से बोल देती है, ये ब्रिटिशर्स इनकी बात मान जाते हैं। कभी ब्रिटिशर्स बात मान के 1892 का एक्ट लेकर आ जाएंगे, कभी 1861 के अंदर मोर रिप्रेजेंटेशन दे देंगे, कभी 1909 का काउंसिल एक्ट ले आएंगे। तो ये ऐसे से लाते लाते हम बेवकूफ बनाते रहेंगे और ऐसा चलता रहेगा। तो ये लोगों के अंदर, कॉमन लोगों के अंदर गुस्सा ना आए, उनको ऐसा लगा अरे भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, ये हमारी आवाज उठाएगी। तो ये सोच रहे थे कि ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस हो, ऐसा कहती है थ्योरी नंबर 1, दैट इज सेफ्टी वॉल थ्योरी। ठीक है, तो देखो क्या कह रही है थ्योरी। सेफ्टी वॉल थ्योरी वाज बेस्ड ऑन the concept of safety wall says that Britishers had seen the political situation in the country leading to another rebellion on the lines of what mutiny of 1857, and they wished to avoid such a situation again. वापस ऐसा ना हो जाए इसका उनको डर है, right? So they wanted to provide a platform to the people where they could discuss their political problems. पॉलिटिकल प्रॉब्लम डिस्कस करें और इसके अंदर इस तरह का हो। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय रिटायर्ड सिविल सर्वेंट एंड नॉट बाय इंडियन, बिकॉज उनका एक प्लान चल रहा है, एओ ह्यूम, इनका ये प्लान चल रहा है ब्रिटिशर का। ठीक है, ठीक है, जो डफरिन है उस वक्त के वायसराय, वो क्या कर रहे हैं, एओ ह्यूम को उन्होंने प्लांट करा है कि भाई तू जा और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना जिससे कि लोगों का गुस्सा उसके अंदर सेफ्टी वॉल की तरह हटता रहे। ठीक है, इट वाज सेड दैट द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज स्टार्टेड बाय लॉर्ड डफरिन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एक्स सिविल सर्वेंट सर्विसेज मेंबर्स। ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे से एक्स सर्विसेज, एक्स सिविल सर्विसेज मेंबर्स थे उस वक्त। ठीक है, सेफ्टी वॉल अगेंस्ट द पॉपुलर डिसकंटेंट। इट इज जस्ट अ सेफ्टी वॉल जिससे लोगों का गुस्सा यहां से निकल कर जाता है। आर यू गेटिंग दिस वन? एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, दिस इज द मिथ। क्यों? क्योंकि ये जो थ्योरी थी दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट, दैट इज बेस्ड ऑन अ पर्सन नोन एज वुडनबर्ग। और वुडनबर्ग का ऐसा कहना था कि मेरे पास है ना कुछ ऐसे लेटर है जिसके अंदर है ना ये सब बात हुई, और जिसके अंदर एओ ह्यूम लिखते थे लेटर, किसको, अपने लॉर्ड डफरिन को, और लॉर्ड डफरिन जो है ना ये लेटर इसको देते थे, मतलब अपने लेटर, मतलब उनमें लेटर एक्सचेंज हुए, और उस लेटर में ऐसा लिखा होता, उस लेटर में ये लिखा होता, उसमें ये लिखा होता, इस तरह की इन्होंने चीजें बताई। इससे इस सेफ्टी वॉल थ्योरी को क्या हुआ, एक बल मिला, यहीं से ये जनरेट हुआ, राइट। और जब ये जनरेट होगा उसके बाद जब हम कहेंगे भाई तू पेपर दिखा, तो बोले पेपर मैंने लिखा था। ठीक है, पेपर मैंने जला दिए, और एक दिन आग लग गई थी घर में तो जल गए, ऐसे ऐसी कहानी बनाता था वुडनबर्ग। तो आपको क्या करना है कि भाई ये जो है इसको आपको जानना तो है पर मानना नहीं है। आर यू गेटिंग दिस वन? कि ये इस तरह से नहीं हुआ, बिकॉज इसके काउंटर में भी हमारे पास बहुत सारे फैक्ट्स हैं। तो दिस इज जस्ट अ सेफ्टी वॉल थ्योरी। आपसे पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि सेफ्टी वॉल थ्योरी को किस तरह से बन गया, तो इंग्लिशमैन वुडनबर्ग हु क्लेम दैट लेटर्स वर एक्सचेंज बिटवीन एओ ह्यूम and Lord Duffrey regarding the formation of political organization in the interest of the British rule. Is this clear? Anybody has any doubt? और इससे अपना ये कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ्टी वॉल थ्योरी इससे बना। अब इस सेफ्टी वॉल थ्योरी को कौन कौन एक्सेप्ट कर लिया? इंडियन नेशनलिस्ट। तो कभी ऐसा आ जाए तो आपको कैसे याद करना है, लाला जी जो थे ना उन्होंने सेफ्टी वॉल थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया, बिलीव्ड इन दिस सेफ्टी वॉल थ्योरी। उनको कहा कि हाँ ब्रिटिशर्स ने इसीलिए बनाई है, राइट। आरपी दत्त का कम्युनिस्ट राइटर है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, एट दैट टाइम। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के बाद अगर किसी का नाम लिया जाता है, ठीक है, सेकंड या थर्ड नंबर पर, तो आरपी दत्ता का नाम आता है। ठीक है, आरपी दत्ता वाज व्हाट, आरपी दत्ता वाज historian also, and he is saying that Indian National Congress were born out of a conspiracy to abort a popular uprising in India, and the bourgeois leaders were a party to it. Are you getting this one? कि कम्युनिस्ट की सोच शुरू होती है बर्जुआ से, खत्म होती है बर्जुआ पे, कैपिटलिस्ट से शुरू होकर कैपिटलिस्ट पे खत्म होती है। एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन दिस एंटायर वर्ल्ड इज ड्यू टू द कैपिटलिस्ट, जो कम्युनिस्ट लोग होते हैं। आर यू गेटिंग? सो दिस इज हाउ आरपी दत्ता की राइटिंग्स भी इसी तरह से आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर वही झलकेगा जो कि मार्क्स कहते थे कि संसार में कुछ भी हो रहा है, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज, वो उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी थी, ही कैन रिलेट इट टू द कैपिटलिज्म। इसके कारण इसको हटाओ सब कुछ सही हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपको समझना है। तो आरबी दत्ता ओपिन्ड दैट
Indian National Congress was born out of a conspiracy to abort a popular uprising in India, and the virtual leaders were party to it. That's it. I hope this is clear to everyone. सबको ये समझ में आ रहा है what is safety valve theory? Somebody ask you कि safety valve theory कहाँ से आएगी? ठीक है, तो लाला लाजपत राय से आएगी. ठीक है, सेफ्टी वाल्व थ्योरी आरपी दत्ता. ठीक है, ये सब चीजें आपको इसके अंदर समझ में आनी चाहिए, राइट? तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. एनीबॉडी हैज एनी डाउट? अब यहाँ पर एक और थ्योरी आती है. देखो ये थ्योरीज को याद रखना पड़ेगा ना. लाला लाजपत राय तो इजीली याद हो जाएगा. लाला लाजपत राय बोल रहे हैं, आरपी दत्ता बोल रहे हैं, राइट? कि सेफ्टी वॉल है, राइट? अब क्या होता है, लाइटिंग कंडक्टर थ्योरी देते हैं कौन? जीके गोखले. जीके गोखले कहते हैं कि भाई हमने क्या करा है, हम है ना बहुत, हम 1.5 शाने. ठीक है, ब्रिटिश शाने तो हम 1.5 शाने. ब्रिटिश शाने थे तो हम 1.5 शाने थे. कैसे थे 1.5 शाने? 1.5 शाने ऐसे थे कि ब्रिटिशर्स ने एओ ह्यूम को प्लांट करा, नो डाउट अबाउट इट. ठीक है, चलो कर दिया वो. हमने एओ ह्यूम को यूज कर लिया क्योंकि उस वक्त एक ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस बनाना, ठीक है, दैट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इफ एओ ह्यूम हमारे साथ नहीं होते. हमने ब्रिटिशर्स ने सोचा हम एओ ह्यूम को क्या कर रहे हैं, हम एक तरह से प्लांट कर रहे हैं. एक्चुअली हमने इसको यूज कर लिया क्योंकि उस वक्त एक ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस हमको बताना. बाद में तो हम इसको हटा देंगे, अब हम अपना बनाएंगे. ठीक है, तो एओ ह्यूम ने स्टार्ट तो करी है बट हमने इसको यूज कर लिया. और जो डफरिन के सपने थे ना, उस डफरिन के सपनों पे हमने पानी फेर दिया. ठीक है, जीके गोखले विल से लाइक दैट, राइट? आर यू गेटिंग मी? ठीक है, हर एक को समझ में आ रहा है कौन किस तरह से इंटरप्रेट कर रहा है. दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, राइट? तो कहने का मतलब यह है कि हमने एओ ह्यूम को एक लाइटनिंग कंडक्टर की तरह यूज करा, जिससे क्या हुआ, जिससे कि सारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया. हमारे कॉन्शियसनेस जनरेट हो. हम लोगों को पता था पहले से कि भाई एओ ह्यूम है ना खराब आदमी है, पर फिर भी हमको इसको यूज इसलिए करना बिकॉज एट दैट टाइम अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाते तो ब्रिटिशर्स विल क्रश दैम. अब ब्रिटिशर क्रश नहीं करेंगे क्योंकि एओ ह्यूम उनका ही बंदा है, तो कहेंगे ठीक है प्रमोट कर देंगे. और एक बार इनिशियल थ्रस्ट मिल गया हमको, देन वी विल डू द थिंग्स. ठीक है, so that is said by what? That is said by the G.K. Gokhale. None other than Gopal Krishna Gokhale believed in the lightning conductor theory. Early Congress leader used Hume as a lightning conductor, that is, as a catalyst to bring together the nationalist forces, even if under the guise of what? Safety wall. Safety wall theory भी ठीक है, तो भी क्या है, हमने उसको यूज करा है. ये तो प्रूफ हुई है. एंड दिस इज व्हाट? लाइटिंग कंडक्टर थ्योरी. तो कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय द लाइटिंग कंडक्टर थ्योरी, व्हाट डू यू मीन बाय द सेफ्टी वॉल थ्योरी, लाइटिंग कंडक्टर थ्योरी किसने दिया था? तो गोखले सामने दिया था. ठीक है, ये किसने दिया था? लाला लाजपत राय सर और आरपी दत्ता ने दिया. राइट, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? अब ये तो थी एक थ्योरीज. ठीक है, अब नेशनलिस्ट का इंटरप्रिटेशन क्या था? नेशनलिस्ट ने कहा कि ये जो है ना सेफ्टी वॉल थ्योरी, दैट इज रिजेक्टेड वन. क्यों? पहले तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मिला ही नहीं. वो वेडरबर्न जो कह रहे हैं वो तो भाई बिल्कुल ही क्या, वुडनबर्ग जो है वो कह रहे हैं वो बिल्कुल ही हवा में तीर चला रहा है. ठीक है, कोई ऐसे लेटर मिले नहीं, पहले पॉइंट. दूसरा पॉइंट, देयर आर मेनी सच एविडेंसेस व्हिच प्रूव आईएनसी वाज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोइंग पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, पैट्रियोटिज्म, कॉमन कंसर्न ऑफ अ सेक्शन ऑफ एजुकेटेड इंडियन स्पेशली फ्रॉम द कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास. यहाँ से जो एजुकेटेड क्लास थी उनसे बना है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, right? Third important thing is that before INC itself, many political organization before INC has already been functioning in these cities, ठीक है, such as East India Association, ठीक है, Indian Association by S.N. Banerjee, Bombay Presidency Association, मद्रास महाजन सभा, ये सब पहले ही बन चुकी थी. इन ऑर्गेनाइजेशन को अपन सेपरेटली याद कर लेंगे. ठीक है, डोंट यू वरी अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन. तो ये पहले ही बन चुकी थी और इनके ही लोग थे, सारे के सारे इनके ही लोग थे ऑलमोस्ट इसके अंदर, राइट? I hope this is clear. The leader of this organization meet regularly, AOU in India and Dadabhai Naoroji in England. और ये मिलते रहते थे और इन्होंने मिलकर डिसाइड करा. इसमें कहीं भी ब्रिटिशर्स का कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा हमारा नेशनलिस्ट बोलता है और हमें भी इसी थ्योरी के ऊपर बिलीव करना चाहिए. I hope this is clear. तो this is what? This is the Indian National Congress and its formation. अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का मॉडरेट फेज अपन पढ़ेंगे. ठीक है, व्हाट इज द मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 से 1905, but that we will understand in evening class. ठीक है, ये हम evening class के अंदर understand करेंगे. Is this clear to everyone? So आज का जो क्लास है that is important in this sense that ये इसलिए important है क्योंकि हमको आज की क्लास से आगे के मूवमेंट समझ में आ जाएंगे. अदरवाइज देयर विल बी लॉट ऑफ प्रॉब्लम. तुम्हारे दिमाग में हमेशा रहेगा कि हम कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं
जो कि हमें समझ नहीं आ रहा, बस हम पढ़ रहे हैं इसलिए हम पढ़ रहे हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्लास वी विल अंडरस्टैंड मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन कांग्रेस, ठीक है। देन वी विल अंडरस्टैंड 1905 बंगाल रिवॉल्यूशन, स्वदेशी मूवमेंट, एंड lot of thing is going to come, and this is going to be very very important. Yes, calling what those things. Yes. सर अगर दोनों थ्योरीज को जैसे कंपेयर सर रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो सर सेफ्टी आप वेल थ्योरी इस वाली थ्योरी को बोलना पड़ेगा, ये दैट इज जस्ट इलॉजिकल और इररेशनल थ्योरी, आपको ऐसे बताना तो पड़ेगा। सर उसके जैसे रिस्पेक्ट में सर कोई भी मतलब फेवर में पॉइंट देना नहीं क्या सेफ्टी वेल थ्योरी नहीं, आपको अगर मैंने आपको क्या बोला कि आपको बताना तो है कि थ्योरी क्या क्या थी, बट आपको फिर उसको जानना तो है पर मानना नहीं है। मतलब फिर आपको उसको बताना है कि पॉइंट से क्रिटिसाइज करके कि भाई ये थ्योरी इस तरह, ये थ्योरी को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इस तरह से बताना काली। और सर कोई भी उसके फेवर में कोई पॉइंट देना नहीं है ना मतलब इन शॉर्ट। फेवरम पॉइंट है कहाँ उसके, ठीक है, कोई फेवरम पॉइंट है भी नहीं। अगर आप देखोगे तो डॉक्यूमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स मिले नहीं, ठीक है। एओ ह्यूम था, ठीक है, एओ ह्यूम का अपन कहेंगे कि भाई एओ ह्यूम तो ऐसा भी हो सकता है कि सिविल सर्वेंट तो था, बट ही कैन बी कि इंडियन कॉन्शियसनेस जनरेट करना चाहता हूँ, समझ। ओके सर। प्रणीत वांटू, प्रणीत प्लीज। सर वो 1888 का सेशन जॉर्ज वुड ने प्रिसाइड किया था ना, आपने 1889 लिखा है स्लाइड में। हाँ, दिस इज 1888 ऑब्वियसली। तो ये आपको इसके अंदर समझ में, राइट। तो एनी मोर डाउट्स? चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। इवनिंग में मिलते हैं। इवनिंग के अंदर अब हम फ्रीडम स्ट्रगल, तो आप समझ रहे हैं ना, अपन अलग अलग डायमेंशन, तब उधर जब पढ़ रहे थे ना उससे पहले अपन अलग चीजें पढ़ रहे थे 1885 से पहले, ठीक है। 1885 के बाद अपन अलग चीजें पढ़ेंगे, इसलिए तुम्हारे दिमाग में पहले मैंने घुसा दिया कि 1773 से 1857 इज डिफरेंट थिंग, 1885 से 1885 1857 से 1885 इज डिफरेंट थिंग। वहां पे कॉन्शियसनेस जनरेट हुई है, ठीक है। अब 1885 के बाद कॉन्शियसनेस अब वो काम करेगी, और वो काम अपन को पढ़ना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एंटायर सिलेबस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो ये अब ज्यादा दिन का नहीं बचा है, 5-6 दिन के अंदर ये कोर्स खत्म हो जाएगा, सुबह शाम जब अपन क्लास लेंगे तो, ठीक है। और एक चीज है जो आप अब से पहले का जो था ना वो रटने का थोड़ा ज्यादा था, ठीक है, तो उसको एक बार आप कर लो अच्छे से, फिर मैं लास्ट के अंदर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अभी तुमको ट्रिक बता दूं फिर तुम उसके भरोसे रह जाओ, ठीक है। लास्ट में मैं तुमको बता दूंगा ट्रिक्स, ठीक है, बना के दे दूंगा आपको अच्छे से, वापस से अपन उसका एक रिवीजन भी हो जाएगा अपना। एक बार मॉडर्न हिस्ट्री खत्म होगा तो मॉडर्न हिस्ट्री खत्म होते ही एक क्लास अपन उसके ले लेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सो दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।